येस स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम औरंगजेब। औरंगजेब जो है इन द नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अहोम्स को हरा दिया। 1663 में अहोम्स को इसने हरा दिया, पर उन्होंने फिर से रिबेल कर दिया अहोम्स ने 1680 में। तो उसके बाद इसने मुगल्स ने नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगेन कैंपेनिंग की, अगेन अपना प्रसार करना चाहा और यूसुफ फजई और द सिख्स को यूसुफ फजई को इन्होंने टेम्परेरली थोड़े टाइम के लिए जीता भी था। यूसुफ फजई को और सिख्स को औरंगजेब ने थोड़े टाइम के लिए जीत भी लिया था, पर मुग़ल जो थे वो लगातार इंटरफियर कर किन लोगों में, राजपूतों की सक्सेशन भी, कौन आपका राजा बनेगा अगला, और आपकी इंटरनल पॉलिसीज़ क्या होंगी, इन सब बातों को लेके अकबर इंटरफियर कर रहा था। इस वजह से जो राठौर राजपूत के उन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ रेबिलियन कर दी। नेक्स्ट है कि जो मराठास का हेड, आपको पता ना शिवाजी हैं मराठास के हेड, तो शुरू में इन्होंने मराठास के खिलाफ भी कैंपेनिंग की और सक्सेसफुल रहे, पर औरंगजेब ने जब शिवाजी को इंसल्ट किया और शिवाजी आगरा के फोर्ट से भाग गए, तो उसके बाद शिवाजी ने खुद को इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर लिया और उन्होंने मुग़लों के सारे हमलों का जवाब दिया। फिर औरंगजेब का बेटा अकबर, अभी पहले वाला अकबर नहीं है, ये न्यू अकबर है, औरंगजेब का बेटा, उसने रिबेल कर दिया, उसने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, और उसको सपोर्ट किसने दी, मराठास ने उसे सपोर्ट दी। दुश्मन अपना दुश्मन, ठीक है, और डेक्कन के सुल्तान्स ने उसे सपोर्ट दी अकबर को, और फाइनली इन सब से डर के जो औरंगजेब था वो फ्लीड मतलब भाग गया, सफ़ाइदी ईरान में भाग गया। फिर वहाँ पे बैठ के वो चुप थोड़ी बैठेगा। आफ्टर अकबर्स रेबिलियन, अकबर ने जब रेबिलियन कर दी तो औरंगजेब ने उसके बाद अपनी आर्मीज़ भेजी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, और इसने बीजापुर को लिया 1685 में, फिर इसने गोलकुंडा को जीत लिया 1687 में, और ये औरंगजेब खुद पर्सनली मैनेज करने लगा सारी डेक्कन की तरफ जितनी भी कैंपेनिंग्स हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, सारी ये पर्सनली खुद देखता था। और मराठा जो थे ना, वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम करते थे। गुरिल्ला वारफेयर होता है किसी दुश्मन पे एकदम से अटैक करना, ठीक है, तो गुरिल्ला वारफेयर बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से करते थे मराठास, तो इसलिए इसने खुद पर्सनली इन कैंपेन्स को देखा। औरंगजेब और उसी जब ये दक्षिण की तरफ बिजी था, तो उसी टाइम औरंगजेब को नॉर्थ इंडिया में सिखों की तरफ से, जाटों और सतनामियों की तरफ से भी रेबिलियन को सहना पड़ा, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अहोम्स भी कर रहे थे इस पर, और डेक्कन में साउथ इंडिया में मराठास इसके खिलाफ थे। तो बाद में इसकी डेथ हो गई, और इसकी डेथ के बाद भी इसके जो बेटे थे उनमें सक्सेशन की लड़ाई हुई कि मैं राजा बनूंगा। अब इन रूलर्स को याद करने का तरीका, तो उस तरीका का नाम है, ध्यान से देखो यहाँ पे, भाजी साबजी। ये भाजी साबजी क्या है, ये देखो, भाजी साबजी। बी से है बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, तो क्या बन गया, भाजी। फिर है साबजी, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह जफ़र, और जे से जहांगीर शाह। तो ये इस तरह से आपका मुग़ल एम्परर को लर्न करने का तरीका है, भाजी साबजी, ठीक है। तो इससे इनके रूलर्स के नेम याद कर लेना। लेटस, अब ये टेबल हमारा ख़त्म हो गया, अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, ठीक है। मुग़लों में क्या ट्रेडिशन था, भी कौन राजा बनेगा अगला, तो ये हमने पढ़ना है। तो कहते मुग़ल जो हैं डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमॉन्गिचर, यानी कि मुग़लों में ऐसा कोई रूल नहीं था कि जो घर का सबसे बड़ा बच्चा है, यानी कि जो ज्येष्ठ बेटा है, घर का सबसे बड़ा बेटा है, उसी को राज्य मिले। ऐसा कोई रूल मुग़लों में नहीं था कि एल्डेस्ट सन इनहेरिट हिज फादर्स स्टेट, ये रूल मुग़लों में नहीं था। तो इंस्टेड
ये मुग़ल जो थे ये तिमुरिड कस्टम को फॉलो करते थे। जो तिमुरिड में कस्टम था वो कस्टम क्या था? कॉप अर्सनरी का मतलब होता है जॉइंट इनहेरिटेंस, मतलब कि ओनरशिप जो है, जितने भी मलकियत है उसमें जॉइंट ओनरशिप होगी। यहाँ पे 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट आए हैं। यहाँ पे एक तो आया है कॉपर्सनरी जिसका मतलब होता है जॉइंट इनहेरिटेंस, एक आया है प्रीमोंगिच्योर जिसका मतलब होता है ज्येष्ठ भाई, जो बड़ा बेटा है उसको राज्य मिले। तो ये 2 वर्ड्स यहाँ पे आए हैं। मुग़ल जो थे वो इसे फॉलो करते थे, ठीक है, कि जॉइंट इनहेरिटेंस। तो इसी वजह से हमने टेबल 1 में ये भी देखा कि हमें इतने एविडेंस मिले कि हर मुग़ल प्रिंस ने रेबिलियन की, विरोध किया अपने फादर का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक इज़ नेक्स्ट है फेयर डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस, कि आपके अनुसार सही तरीका क्या है? तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको प्रीमोंगिच्योर वाला मेथड ज़्यादा बेटर लगता है या कॉपर्सनरी वाला मेथड ज़्यादा बेटर लगता है। नेक्स्ट है मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुग़लों के बाकी रूलर्स के साथ कैसे रिलेशन थे ये हमने पढ़ना है। लुक एट टेबल 1 वंस अगेन, कहते हैं वहाँ पे दोबारा जाके देखो तो हम ये नोट करेंगे कि जो मुग़ल रूलर थे वो कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर, वो लगातार दूसरे रूलर्स के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग करते ही रहे। जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे उन सब के ख़िलाफ़ ये कैंपेन करते थे। बट एज द मुग़ल बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स आल्सो ज्वाइंट देम वॉलेंटरली, पर जहाँ जहाँ पे मुग़ल्स पावरफुल हुए वहाँ पे हमने देखा कि बाकी रूलर्स ने उन्हें अपनी इच्छा से, वॉलेंटरली मतलब अपनी इच्छा से ज्वाइन कर लिया। सिसोदिया राजपूत से बच्चे मेवाड़ के, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था मुग़लों को कि हम आपकी अथॉरिटी को नहीं मानेंगे। तो पर मुग़लों की एक बात थी, अगर कोई इनसे हार जाता था तो उसके साथ ये ऑनरेबली ट्रीट करते थे मुग़ल्स, और उसको उसी का वतन, उसी की लैंड एज अ वतन जागीर दे देते थे, वतन जागीर। तो ये हारने वाले रूलर की बेइज्जती नहीं करते थे, ठीक है। और इससे ये केयरफुल बैलेंस बना के रखते थे, क्योंकि जो हारता था उसको ये ह्यूमिलेट नहीं करते थे, और इससे मुग़लों का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया मुग़ल राजाओं का। पर ये मत सोचो कि इन्होंने हमेशा ही बैलेंस बनाया। अब आपने टेबल 1 में औरंगजेब वाली बात पढ़ी थी कि औरंगजेब ने शिवाजी को इंसल्ट किया था, ठीक है, और उन्हें मजबूर किया था कि मुग़ल अथॉरिटी को आप एक्सेप्ट करो, और इसका रिज़ल्ट भी आपने पढ़ा ही था। इसका क्या निकला कि जो औरंगजेब का बेटा था अकबर, उसने रेबिलियन कर दी थी और फिर शिवाजी ने उसका साथ दिया था। तो समझते हो, तो इन्होंने वैसे कई बारी मैक्सिमम मुग़ल रूलर्स ने बैलेंस बना के रखा, बट नॉट ऑल द टाइम। अब नेक्स्ट देखो मनसबदारी सिस्टम क्या था मुग़लों के टाइम में, जागीरदार सिस्टम क्या था। कहते जो ये जो अम्पायर था ना, जैसे जैसे ये एक्सपैंड करता गया तो इन्होंने अलग अलग एरिए से, डिफरेंट एरिए से मुग़लों ने रिक्रूट होता है भर्तियाँ करना, नए लोगों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती करना शुरू किया। पहले इनके पास स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नॉबल्स थे, थोड़े से टर्किश नॉबल्स थे, ओनली इनके पास नॉबल होता है मंत्री, टर्किश नॉबल थे। फिर बाद में इन्होंने अपने यहाँ ईरानीज़ को, इंडियन मुस्लिम्स को, अफ़गान के लोगों को, राजपूत्स को, मराठास को, हर ग्रुप के लोगों को अपने यहाँ काम पे रखा, और जो भी मुग़ल सर्विस को ज्वाइन करता था उसे ये मनसबदार बनाते थे। अब मनसबदार क्या है ये समझ लो कि ये जो मनसबदार होते हैं इनको एक मनसब दिया जाता है, मतलब कि एक पोजीशन और एक रैंक दिया जाता है। मनसबदार्स में भी ना ग्रेडिंग सिस्टम था। ग्रेडिंग सिस्टम कैसे कि रैंक कितना है, सैलरी कितनी है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है। जिस मनसबदार का रैंक बड़ा, सैलरी ज़्यादा, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा, वो बड़ा मनसबदार, ठीक है। जिसके पास ये चीज़ें कम, वो छोटा मनसबदार। इसीलिए रैंक और सैलरी जो थे उनको डिटर्मिन करने के लिए जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता था उसे कहते थे जाट। जितना हायर जाट होगा उतना ही प्रेस्टीशियस, उतना ही वैल्यूएबल पोजीशन होगी कोर्ट में, और उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। जैसे कि ये देखो कि जो
जिसके पास 5000 जाट है वो हायर रैंकर मनसबदार है, जिसके पास 1000 जाट है वो छोटा मनसबदार है। तो इस तरह से मनसबदारी सिस्टम में जाट के अकॉर्डिंग पता चलता था कि कौन सा बड़ा मनसबदार है, कौन सा छोटा। अब मनसबदार के ऊपर जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या हैं, उसमें उन्होंने क्या करना है। उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर में 10, 15, 20 जितने भी हैं उतने सवार मेंटेन करने हैं। सवार मतलब घुड़सवार, घोड़े वाले नहीं होते घुड़सवार वो। और मनसबदार जो हैं इनको अपने घुड़सवारों के लिए, घोड़ों के लिए और घुड़सवारों के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी होती थी, अपने हॉर्सेस पे अपना ब्रांड मार्क करना होता था और इनको मनी मिलती थी ताकि ये इन घुड़सवारों को सैलरी दे सकें। मनसबदार जो होते हैं रिसीव देयर सैलरी, उनको सैलरी कहाँ से आती थी, उनको सैलरी आती थी उस रेवेन्यू असेसमेंट से कार्ड जागीर विच वर सम वट लाइक इक्ता। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में इक्ता नहीं किया था, यहाँ पे आप बस वही जागीर लगा लो। इक्ता इक्तेदार किया था ना हमने, वही मुग़लों में जागीर और मनसबदार। जो दिल्ली सल्तनत में क्या था, इक्ता या इक्तेदार, ठीक है। पर वहाँ पे तो मुक्ति होते थे, वहाँ हमने जो इक्ता पढ़ा था, पर यहाँ पे मनसबदार हैं, ठीक है। और इसमें फ़र्क एक और भी है कि ये जो मनसबदार थे ये एक्चुअली रिजाइड नहीं करते थे, रहते नहीं थे उस जगह पे, उस एडमिनिस्ट्रेशन पे जो उनकी जागीर होती थी। दे ओनली हैड द राइट टू द रेवेन्यू, उनको सिर्फ वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था एंड विच वर कलेक्टेड फॉर देम बाय द सर्वेंट्स। और मैक्सिमम ये रेवेन्यू ये अपने सर्वेंट से ही कलेक्ट करवा लेते थे। वाइल द मनसबदार्स देमसेल्फ सर्व्ड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, मनसबदार जो खुद होता था वो तो कंट्री के किसी और हिस्से में सर्विसेज दे रहा होता था। ये मनसबदार का और इक्तेदार का डिफरेंस है। याद करो दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया था, इक्तेदार तो वहीं इक्ते में रहता है, ठीक है, पर मनसबदार को जो एरिया मिला है उससे वो अपनी रेवेन्यू कलेक्शन अपने सर्वेंट से करवा लेता है और ख़ुद ये कंट्री के किसी और पार्ट में सेवा दे रहा है, काम कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर के रीजन में जो जागीर्स थी उनको केयरफुली असेस किया जाता था ताकि रेवेन्यू नियर अबाउट मनसबदार की सैलरी के इक्वल ही कलेक्ट हो। पर बाय औरंगजेब्स रीजन दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस। पर औरंगजेब के टाइम तक आते आते ये जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ये कम कलेक्ट होता था, मनसबदारों की सैलरियाँ ज़्यादा होती थी। तो देयर वाज आल्सो अ ह्यूज इंक्रीज, क्योंकि औरंगजेब के टाइम आने तक तो बहुत मनसबदारों की संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। तो ज़्यादा संख्या बड़ी होने की वजह से जो ये मनसबदार होते थे इनको लॉन्ग वेट करनी पड़ती थी कि कब कोई जागीर इन्हें मिलेगी, ठीक है। तो देयर आर अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ, और भी कई बातें थी जागीरों के कम होने की, पर औरंगजेब के टाइम पीरियड में रेवेन्यू उतना कलेक्ट नहीं होता था जितनी मनसबदार की सैलरीज होती थी। इसीलिए बहुत सारे जागीरदार हमेशा ये कोशिश करते थे कि जब उनके पास जागीर आ जाए तो वो मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर ले, क्योंकि फिर पता नहीं ना कि दोबारा कब जागीर मिलेगी। तो औरंगजेब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, ये जो मनसबदार ज़्यादा रेवेन्यू ले रहे थे इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीजन, अपने राज्य के आखिरी दिनों में। एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड, और इस तरह से जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा सफर्ड हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे, ठीक है बच्चे। जाट एंड ज़मींदार हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।